हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 9 एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में, या जिसको हम आईपीआर के नाम से भी जानते हैं। ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप शब्द जो है वो आपने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में भी सुना होगा। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या आईपीआर का मतलब होता है पारस्परिक संबंध। दो व्यक्तियों के बीच में जो पारस्परिक संबंध होता है उसको हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बोलते हैं। उसके बारे में समझेंगे। IPR. IPR is an interaction between two or more people who communicate, exchange their opinion and value. अब IPR क्या है? इंटरेक्शन है, संवाद है, बातचीत है दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, अपने आइडिया, अपना ओपिनियन, अपनी वैल्यू शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। IPR इज़ अ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल विद वेरिंग ड्यूरेशन। अब ये जो IPR है ये एक क्लोज रिलेशन होता है, क्लोज एसोसिएशन होता है, मतलब बोलते हैं ना बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। तो एक क्लोज एसोसिएशन है दो या दो से अधिक लोगों के बीच में विथ वेरिंग ड्यूरेशन। अब इसका जो ड्यूरेशन है फिक्स नहीं हो सकता है। मीन्स IPR ये जो पारस्परिक संबंध है इनका ड्यूरेशन फिक्स नहीं है। ये कुछ समय के लिए भी हो सकता है, अधिक समय के लिए भी हो सकता है। डिपेंड करता है किस प्रकार का या किस टाइप का IPR है। टाइप ऑफ IPR भी अपन देखेंगे आगे। दीज रिलेशनशिप आर फाउंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फैमिली, वर्क, नेबरहुड और अदर सोशल इंटरेक्शन। अब ये जो IPR है या जो रिलेशनशिप्स होती हैं ये बनती हैं अलग अलग ग्रुप के हिसाब से। जैसे कि अगर हम बात करें कि फैमिली है तो फैमिली मेम्बर्स हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, भाई बहन हैं, तो इनके बीच में भी रिलेशनशिप है। वर्क, जहाँ पे आप काम करते हैं या जहाँ पर आप पढ़ते हैं, जॉब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार के सोशल ग्रुप हैं। तो वहाँ पर आपके कलीग्स से आपके दोस्त बनते हैं, आपके सहकर्मी होते हैं जो साथ में काम करते हैं, उनके बीच में भी एक रिलेशनशिप होता है जिसको हम IPR बोलते हैं। सब IPR ही है, अलग अलग टाइप के। नेबरहुड है और अदर सोशल इंटरेक्शन, आपके जो पड़ोसी हैं वो हो गया। अदर सोशल इंटरेक्शन मतलब जैसे कि कहीं पे आप कुछ जिम जाते हैं, आप कोई आर्ट ग्रुप का हिस्सा है, आप किसी सोशल गैदरिंग में जा रहे हैं, शादी में गए, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो कुछ टाइम के लिए वहाँ पे भी आप एक सोशल ग्रुप का हिस्सा बने, बातचीत किया आपने लोगों से, बड़ों अपने जो भी साथ में ट्रैवल कर रहे हैं उनसे। तो ये रिलेशनशिप बनते हैं अलग अलग जगहों पे। फैमिली, फ्रेंड्स, वर्क, नेबर या जो भी सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पर। These relationships या IPR are often regulated by custom, agreement और societal norms। ये सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से, कस्टम के हिसाब से, एग्रीमेंट के हिसाब से रेगुलेट होते हैं। इन नर्सिंग, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप is a process by which the nurse establish a rapport with patient by employing her professional knowledge and skill as to help the patient physically, psychologically and socially। तो अगर हम बात करें नर्सिंग में IPR की, तो ये एक प्रोसेस है जहाँ पर नर्स पेशेंट के सामने अपना अपनी रेपो क्रिएट करती है अपने प्रोफेशनल नॉलेज के थ्रू, अपने प्रोफेशनल स्किल के थ्रू, अपनी सॉफ्ट स्किल के थ्रू। क्यों? पेशेंट की हेल्प करने के लिए, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, सोशली पेशेंट की हम हेल्प करते हैं उसके लिए। इन हेल्थ केयर सिस्टम द नर्स एस्टेब्लिश IPR विथ अ गोल टू असिस्ट द पेशेंट in utilizing his own resource for healing. It also includes association with the health team member। तो हेल्थ केयर सिस्टम में, हॉस्पिटल में, क्लिनिक में या जो भी हेल्थ केयर सिस्टम का पार्ट है, वहाँ पर जो नर्सेस हैं वो या हम हैं IPR रिलेशन या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। क्यों? हमारा गोल है क्या? पेशेंट को हील करने में हेल्प करना। पेशेंट हील मतलब जल्दी ठीक हो जाए। इट ऑल्सो इंक्लूड एसोसिएशन विद द हेल्थ टीम मेंबर। साथ ही साथ हमको जो भी हमारी हेल्थ टीम मेंबर है उनके साथ भी हमको IPR मेंटेन करके रखना पड़ता है। जैसे आपने देखा कि एक थेरापीटिक रिलेशनशिप है, पेशेंट और नर्स का हो गया। फिर साथ में ही वर्क में IPR रिलेशनशिप होता है। वर्क मतलब जहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे जो भी आपकी हेल्थ केयर टीम है, डॉक्टर्स हैं, जो आपके कलीग्स हैं, अदर नर्सिंग ऑफिसर हैं, उनके साथ मिलकर आपको काम करना है पेशेंट के लिए। टाइप ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप,
For an individual in an interpersonal relationship to share common goal and objective with other member, he or she should more or less be from the similar setting and possess similar thought and interest. अब एक इंडिविजुअल के लिए इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या है कि जिसके साथ भी आपका रिलेशनशिप है वो कॉमन ऑब्जेक्टिव हो, सोच विचार एक जैसे हों, बातचीत हम करें एक सेम टॉपिक पे करें। हो सकता है वो आप जहाँ से आप हैं वहाँ से ना हो, लेकिन जब हम बातचीत कर रहे हैं, रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं, तब आपके थॉट, आपके इंटरेस्ट कॉमन होना चाहिए। जैसा कि अगर हम नर्स और पेशेंट के बारे में जब बात करते हैं तो नर्स एक मेडिकल प्रोफेशनल है, पेशेंट एक सिविलियन समझ लीजिए वो हैं, वो आ रहे हैं, इनको डायबिटीज़ के बारे में उनको कोई बात ही नहीं करनी, आइडिया नहीं है, उनको मतलब नहीं है, पढ़ते नहीं है। लेकिन जब वो हॉस्पिटल में आते हैं डायबिटीज़ की कंप्लेंट को लेके, तो हम उनसे डायबिटीज़ के बारे में ही बात करते हैं। हमारे जो इंटरेस्ट हैं या हमारी जो थॉट प्रोसेस हैं वो कॉमन है, हमारा गोल कॉमन है, उनको रिलीफ देना है। Honesty and transparency are the key factor for establishing and maintaining an interpersonal relationship. There are 3 type of relationship. अब ईमानदारी और पारदर्शिता, ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की को क्रिएट करने की, उनको मेंटेन करने की सबसे बड़ी की है या चाबी है। जितना आप ऑनेस्ट रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, जितना ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी रहेंगे, उतना अच्छा या उतना जल्दी या उतने ज़्यादा लंबे समय तक रिलेशनशिप क्रिएट होता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ रिलेशनशिप। जो रिलेशनशिप है वो 3 प्रकार की होती हैं। पहला है सोशल रिलेशनशिप, इंटीमेट रिलेशनशिप और थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। लाइफ में केवल 3 प्रकार की ही रिलेशनशिप होती है। सोशल रिलेशनशिप यानी कि जो सोसाइटी से संबंधित है, आपका क्लासरूम है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी कोई स्पोर्ट टीम है, कहीं आप कुछ ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, ट्रेनिंग से मतलब है कुछ सीखने जा रहे हैं, आर्ट फॉर्म सीखने जा रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो एक 7-8 घंटे की आपकी जर्नी है, तो 7-8 घंटे का एक छोटा सा आपका रिलेशनशिप बनता है। आप अपने जो भी पैसेंजर है साथ में उनसे बातचीत करते हैं, सोशल रिलेशनशिप है। इंटीमेट रिलेशनशिप मतलब होता है एक क्लोज रिलेशनशिप, फैमिली, हस्बैंड वाइफ। फिर थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप यानी कि ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, ये आगे डिटेल में समझेंगे इसको। सोशल रिलेशनशिप, इट इज़ अ रिलेशनशिप दैट इज़ प्राइमरी एस्टेब्लिश्ड विद द पर्पस ऑफ मीटिंग म्यूचुअल नीड। अभी जो सोशल रिलेशनशिप है क्यों बनता है? हमारी म्यूचुअल नीड है, यानी कि हमारी जो नीड है, हमारी जो ज़रूरतें हैं वो कॉमन हैं, उसको पूरा करने के लिए सोशल रिलेशनशिप बनता है। विच में रेंज फ्रॉम फ्रेंडशिप। अब ये जो हमारी कॉमन ज़रूरतें हैं इनकी रेंज अलग अलग हो सकती है। अब ये हो सकता है फ्रेंडशिप, हमको दोस्ती चाहिए है। सोशलाइजेशन यानी कि हमको समाज में घुलना मिलना है। इन्जॉयमेंट टू अकम्पलिशिंग अ टास्क, एक मिल के कोई एक टास्क पूरा करना है, काम पूरा करना है। इन दिस रिलेशनशिप पार्टिसिपेंट शेयर आइडियाज़, फीलिंग एंड एक्सपीरियंस। तो सोशल रिलेशनशिप में हम या जितने भी ग्रुप में मेंबर्स हैं, उस रिलेशनशिप में मेंबर हैं, 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, ये अपने आइडिया शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप बिटवीन फ्रेंड्स, तो सोशल रिलेशनशिप का एग्जांपल देख लेते हैं। एक तो रिलेशनशिप बिटवीन फ्रेंड्स, दोस्तों के बीच में जो भी संबंध होता है। रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल वर्किंग इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन और फॉर सिमिलर मोटिव, या एक सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे लोग हुए, या सिमिलर मोटिव, हमारा जो मोटिव है या हमारा जो गोल है वो सेम है। जैसे कि हम बात करते हैं कि एक टीम है, उनका मोटिव क्या है? जीतना है, तो वो कॉमन गोल है उनका, म्यूचुअल नीड है, उसको अचीव करने के लिए काम करते हैं। तो सोशल रिलेशनशिप। इंटीमेट रिलेशनशिप या क्लोज रिलेशनशिप भी बोलते हैं इसको। एन इंटीमेट रिलेशनशिप डेवलप बिटवीन 2 इंडिविजुअल हु हैव एन इमोशनल कमिटमेंट टू ईच अदर। अब इंटीमेट रिलेशनशिप क्या है? ये 2 पर्सन के बीच में डेवलप होती है जो एक दूसरे के साथ कमिट होते हैं इमोशनली। इन सच रिलेशनशिप मेंबर रिएक्ट नेचुरली एंड केयर फॉर द अदर पर्सन टू मीट हिज हर लाइफ गोल्स। इट इज़ मोर ऑफन सीन इन द मैरिटल रिलेशनशिप। अब ये इस प्रकार की जो इंटीमेट रिलेशनशिप होती हैं, इसमें
जो दो मेंबर हैं वो एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं नेचुरल तरीके से, ऐसा आर्टिफिशियल दिखावा नहीं करते हैं, नेचुरली एक दूसरे की केयर करते हैं और जो भी उनकी लाइफ के गोल हैं उसको अचीव करने में हेल्प करते हैं एक दूसरे को। इट इज़ मोर ऑफन सीन इन द मैरिटल रिलेशनशिप, और ये कॉमनली देखा जाता है मैरिटल रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ जैसे होंगे। फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप बिटवीन अ मैन एंड वुमन, लव और मैरिज। लव में या मैरिज में जो रिलेशनशिप होता है वो इंटीमेट रिलेशनशिप है, या रिलेशनशिप विद इमीडिएट फैमिली मेम्बर और रिलेटिव। इमीडिएट फैमिली मेम्बर हो गए, आपका भाई बहन है, माता पिता हैं, बच्चे हैं, इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है, फैमिली मेम्बर्स हैं या रिलेटिव हैं। रिलेटिव या फैमिली मेम्बर्स जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि जॉइंट फैमिली में कज़न ब्रदर्स, भाई बहन साथ में ही बड़े होते हैं, तो उनके बीच में भी काफ़ी इंटीमेट रिलेशनशिप होता है, बहुत अच्छे संबंध होते हैं। तो ये हो गया इंटीमेट रिलेशनशिप। लास्ट है थेराप्यूटिक। दिस रिलेशनशिप डिफर फ्रॉम a social or an intimate relationship. It usually occurs between a nurse and patient, where the nurse utilizes her knowledge of human behavior, personal strength and communication skill to fulfill the patient need. अब ये थेरापेटिक रिलेशनशिप सोशल या इंटीमेट रिलेशनशिप से बिल्कुल अलग होता है। क्यों? क्योंकि सोशल और इंटीमेट रिलेशनशिप म्यूचुअल इंटरेस्ट के साथ होता है, लेकिन थेरापेटिक रिलेशनशिप क्या है, ये प्लान्ड होता है, प्लानिंग करके हम करते हैं, तो ये दोनों से अलग है। इट यूजुअली अकर बिटवीन नर्स एंड पेशेंट। अब ये एक नर्स और पेशेंट के बीच में होने वाला रिलेशनशिप है, या जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है और पेशेंट है, इन दोनों के बीच में होने वाला एक रिलेशनशिप है जिसको हम थेरापेटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। यहाँ पर नर्स यूटिलाइज करते हैं अपने ह्यूमन बिहेवियर के नॉलेज को, अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को, ताकि हम पेशेंट की जो भी नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, उनको फुलफ़िल कर पाएँ। थेरेपेटिक रिलेशनशिप से एक्चुअली हम एक आईपीआर क्रिएट करते हैं पेशेंट और नर्स के बीच में। पेशेंट क्योंकि जब हॉस्पिटल में आते हैं ये काफ़ी डरे हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी इनको होती है, अपनी डिसीज़ को लेकर एंजाइटी होती है, अपने फैमिली मेम्बर्स की चिंता होती है। तब हम एक थेरेपेटिक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं पेशेंट का भरोसा जीतने के लिए, ताकि पेशेंट की जो भी प्रॉब्लम्स है वो हमको शेयर करें, हमको शेयर करेगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए एक तो ह्यूमन बिहेवियर का नॉलेज होना ज़रूरी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, सॉफ्ट स्किल अच्छी होनी चाहिए, तभी आप किसी का ट्रस्ट गेन कर पाएंगे और वो अपनी प्रॉब्लम आपसे शेयर करेंगे। द फोकस ऑफ रिलेशनशिप इज़ ऑन पेशेंट आइडिया, एक्सपीरियंस एंड फीलिंग। अब इस रिलेशनशिप का फोकस क्या है, पेशेंट के क्या आइडियाज़ हैं, क्या एक्सपीरियंस हैं, क्या फीलिंग है, वो हमको बताए, हमको शेयर करें। फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप बिटवीन नर्स एंड पेशेंट, नर्स एंड पेशेंट केयर गिवर। तो एग्जाम्पल हो गया थेरेपेटिक रिलेशनशिप का नर्स पेशेंट या नर्स पेशेंट केयर गिवर। जो पेशेंट के केयर गिवर हैं, फैमिली मेम्बर हैं, अटेंडर हैं, उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो थेरेपेटिक रिलेशनशिप कहलाता है। अब नेचर क्या है, थेरेपेटिक रिलेशनशिप एक प्लान्ड है, प्लान रिलेशनशिप है, जबकि आप देखेंगे सोशल और इंटीमेट रिलेशनशिप जो होती हैं ये म्यूचुअल इंटरेस्ट के साथ होती हैं या नेचुरल होती हैं। यहाँ पर हमारा गोल है पेशेंट की हेल्प करना। उन दोनों रिलेशनशिप में हमारा क्या है गोल, एक दूसरे की नीड, ज़रूरतों को सेटिस्फाई करना। ड्यूरेशन, थेरेपेटिक रिलेशनशिप की ड्यूरेशन लिमिटेड होती है, कुछ समय के लिए होती है, लेकिन सोशल और इंटीमेट रिलेशनशिप की जो ड्यूरेशन है या समय है ये वेरी करता है, कुछ सालों से लेकर कई सालों तक हो सकता है, या कुछ समय से लेकर काफ़ी समय तक हो सकता है, ये वेरी करेगा। अब देखेंगे पर्पस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन नर्सिंग। आईपीआर का नर्सिंग में क्या पर्पस है, क्या ज़रूरत है। गुड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप हेल्प इन बिल्डिंग ट्रस्ट बिटवीन द नर्स एंड द पेशेंट, रिजल्टिंग इन बेटर कोऑपरेशन फॉर ट्रीटमेंट। अगर नर्स और पेशेंट का रिलेशनशिप अच्छा है, आईपीआर अच्छा है, तो एक दूसरे में ट्रस्ट डेवलप होता है। ट्रस्ट डेवलप होगा तो पेशेंट ज़्यादा अच्छे से कोऑपरेट करेंगे, ज़्यादा अच्छे से कोऑपरेट करेंगे या अपना जो भी फीलिंग्स है या जो भी परेशानी है वो शेयर करेंगे, तो ट्रीटमेंट के लिए अच्छा है।
हेल्प इन कलेक्टिंग पेशेंट इन्फॉर्मेशन, पेशेंट की इन्फॉर्मेशन अच्छे से कलेक्ट कर पाते हैं हम। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प द पेशेंट इन टेकिंग करेक्ट डिसीजन। अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, अच्छी बातचीत है, तो हम मिल के डिसीजन ले पाते हैं। एनहेंस पेशेंट एंड नर्स सेटिस्फैक्शन। कम्युनिकेशन अच्छा है, इन्फॉर्मेशन हम आपस में अच्छे से साझा कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो पेशेंट और जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है या नर्स है, इनमें सेटिस्फैक्शन का एक फील आता है। एंजाइटी कम होगी, प्रमोट वेलबीइंग, इम्प्रूव ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ अमंग द नर्सेस। जो भी केयर गिवर है, नर्सेस हैं, एक तो उनका स्ट्रेस कम होगा क्योंकि सारी बातें क्लियर हैं, एक दूसरे को मालूम है। प्रमोट वेलबीइंग एंड इम्प्रूव ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ अमंग नर्सेस, तो एक तो उनको वेलबीइंग की फील आती है और ओवरऑल क्वालिटी जो लाइफ की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। क्योंकि एक जॉब सेटिस्फैक्शन नाम से एक चीज़ होती है। जॉब सेटिस्फैक्शन मतलब होता है जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे सेटिस्फाइड है कि नहीं है। कई बार ऐसा रहता है कि कोई बात नहीं बताई, छुपी है, नहीं सामने वाले को बता पाए, तो एक हमारे मन में एंजाइटी रहती है कि अरे इसको पता चलेगा तो फिर क्या होगा। तो जितना अच्छा कम्युनिकेशन है, जितना ट्रांसपेरेंसी है, जितनी ऑनेस्टी है, उतना हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं। इफेक्टिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हेल्प इन बिल्डिंग ट्रस्ट, इम्प्रूव कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन नर्स एंड पेशेंट। तो जितना अच्छा आईपीआर होगा या जितनी अच्छी आईपीआर स्किल होगी तो वो कहाँ कहाँ पर हेल्प करेगी। एक तो ट्रस्ट गेन करने में, भरोसा जीतने में, कोऑपरेशन में, क्योंकि आप अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, जो प्रोसीजर पेशेंट को बता पाएंगे, पेशेंट अपनी प्रॉब्लम आपको बता पाएगा, तो हम वो शेयर करके कोऑपरेशन का फील लेके आएंगे। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है किन किन के बीच में। अब ये इंटरपर्सनल स्किल से क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, तो ट्रस्ट बिल्ड होता है, कोऑपरेशन इंप्रूव होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। किन किन के बीच में, नर्स पेशेंट के बीच में, नर्स और नर्स के बीच में, नर्स और हेल्थ टीम मेंबर्स उनके बीच में, नर्स और पेशेंट के जो भी रिलेटिव हैं या अटेंडर है उनके बीच में। तो इतने फ़ायदे होते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के। बैरियर इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड स्ट्रेटजी टू ओवरकम। तो अब जो आईपीआर क्रिएट हम करते हैं, जिसके बारे में अभी तक हमने बात की, तो इस आईपीआर को क्रिएट करने में भी कुछ बैरियर्स, कुछ रुकावटें, कुछ अवरोध आते हैं। तो वो क्या है उनके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ उन बैरियर्स से कैसे ओवरकम किया जाए, उनका क्या सॉल्यूशन है, उसके बारे में भी बात करेंगे। बैरियर इज एनीथिंग दैट प्रिवेंट, रिस्ट्रिक्ट और इम्पेयर द कन्वेइंग मीनिंग बाय वर्ड और गेस्चर बिटवीन टू और मोर पीपल इन अ सोशल सेटिंग। हम जब कम्युनिकेशन करते हैं तो हमने बात की थी कि हम वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। वर्बल जहाँ पर वर्ड्स का यूज़ हो रहा है, अब वो लिखे हुए हों या बोले हुए हों, हम बोल के वर्ड्स जो भी है शेयर करेंगे या लिख के बताते हैं, तो ये हो गया वर्बल कम्युनिकेशन। फिर ये होता है नॉन वर्बल, जो गेस्चर के थ्रू, हाव भाव के थ्रू, उसके थ्रू हम करते हैं। तो अगर हम वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसके बीच में कोई भी बैरियर आ रहा है, जो कि कोई भी रुकावट आ रही है, जो कि आपके शब्दों का या आपके गेस्चर का मतलब सामने वाले को नहीं समझने दे रही है, हम जो कहना चाहते हैं या जो हम प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, सामने वाले तक वो एग्जैक्ट चीज़ नहीं पहुंच रही है, वो बैरियर है। दीज बैरियर्स कॉज अनसक्सेसफुल कम्युनिकेशन। तो इन बैरियर्स की वजह से जो कम्युनिकेशन है या जो संवाद है वो नहीं हो पाता है। अब हम एक एक करके बैरियर और उन बैरियर से कैसे बचा जाए उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल किसी पर्सन के अंदर की चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी फिजियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो लैक ऑफ अटेंशन, अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एक तो अटेंशन कम है तो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं उसकी बात पे, आईपीआर कैसे क्रिएट होगा। डिस्कम्फर्ट ड्यू टू इलनेस, पेशेंट अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं बीमारी की वजह से। हियरिंग प्रॉब्लम, सुनाई नहीं दे रहा है। पुअर लिसनिंग स्किल, ढंग से सुनने की क्षमता ही नहीं है। लैक ऑफ रिटेंशन ड्यू टू पुअर मेमोरी। तो ये इतने फिजियोलॉजिकल बैरियर हो सकते हैं। अब यहाँ पर आप नर्स हैं, सामने पेशेंट है, तो
फिर से समझते हैं। एक तो वो आपके ऊपर अटेंशन ध्यान नहीं दे रहा है, दूसरा क्या है, बीमार है तो उसकी वजह से डिस्कम्फर्टेबल है, हियरिंग प्रॉब्लम, सुनाई नहीं दे रहा है सही से, पुअर लिसनिंग स्किल्स, या जो उसकी लिसनिंग स्किल्स हैं वो पुअर हैं। लिसनिंग भी एक स्किल होती है एक्चुअली, किसी की बात सुनना ये भी एक स्किल में आता है। बोलना तो स्किल है ही, लेकिन सुनना भी एक स्किल होती है, क्योंकि जब हम सुनेंगे नहीं सही से समझेंगे नहीं, तो सही से आंसर या फीडबैक भी नहीं दे पाएंगे। तो लिसनिंग स्किल अच्छी नहीं है। लैक ऑफ रिटेंशन ड्यू टू पुअर मेमोरी। लैक ऑफ रिटेंशन मतलब क्या होता है कि यहाँ पे रिटेंशन मतलब होता है कि रिटेन रहना, बना रहना। जैसे कई बार होता है ना कि बच्चे कुछ सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन बहुत जल्दी गायब हो जाता है उनके दिमाग से। दैट इज लैक ऑफ रिटेंशन। मतलब सुन लिया, समझ लिया, लेकिन वो उनके दिमाग में कुछ समय के लिए ही है, थोड़े से समय के लिए रहता है, फिर गायब हो जाता है। तो लैक ऑफ रिटेंशन है ड्यू टू पुअर मेमोरी। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर से कैसे बचा जाए, उसके लिए क्या प्लान कर सकते हैं। द नर्स शुड इंश्योर दैट पेशेंट इज पेइंग कंप्लीट अटेंशन ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस। जब आप पेशेंट से बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो पेशेंट अपना पूरा ध्यान आपके ऊपर रखे हुए है, ये इंश्योर करिए। बिफोर इनिशिएटिंग कम्युनिकेशन द नर्स शुड इंश्योर पेशेंट कंफर्ट। बातचीत करने के पहले पेशेंट का कंफर्ट देखें। पेशेंट एक कंफर्टेबल पोजीशन में है, पेशेंट कंफर्ट फील कर रहा है, तभी पेशेंट के साथ बातचीत करनी है हमको। अब मान लो पेशेंट करवट ले रहा है, इधर से उधर अपना हाथ या पैर दबा रहा है दर्द की वजह से, और आप उससे बातचीत करना चाह रहे हैं, तो आपसे बातचीत नहीं कर पाएगा। तो पहले पेशेंट का कंफर्ट देखना, उसके बाद बातचीत शुरू करनी है। द नर्स शुड अवॉइड इन्फॉर्मेशन ओवरलोड वाइल इंटरेक्टिंग विद द पेशेंट। साथ ही साथ ध्यान रखें कि इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड, इसका मतलब बहुत ज़्यादा जानकारी पेशेंट को एक साथ नहीं दे देनी है कि वो उतना याद ही नहीं रख पा रहा है। तो जब भी बातचीत करें, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन पेशेंट के साथ हम शेयर करेंगे, ताकि उसकी मेमोरी में वो बना रहे। तो ये फिजियोलॉजिकल बैरियर से बचने के उपाय हो गए। नेक्स्ट देखते हैं एनवायरमेंटल बैरियर। लाउड नॉइस, पुअर लाइटिंग, अनकंफर्टेबल सेटिंग, अनहाइजीनिक सराउंडिंग एंड बैड ओडोर, हाई और लो रूम टेम्परेचर, डिस्टेंस फैक्टर, लैक ऑफ प्राइवेसी। तो एनवायरमेंटल फैक्टर, जहाँ पे भी जिस भी जगह पे आप लोग बात कर रहे हैं, पेशेंट है, आप हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, लाइटिंग अच्छी नहीं है, कम डिम रोशनी है, अनकंफर्टेबल सेटिंग है, जो जहाँ पे भी आप बातचीत कर रहे हैं वो जगह कंफर्टेबल नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी बात सुन ले रहा है या सुन लेगा। जैसा कि लास्ट पॉइंट है लैक ऑफ प्राइवेसी। तो अनकंफर्टेबल सेटिंग वही, अनहाइजीनिक सराउंडिंग, बैड ओडोर, मतलब जहाँ पे भी आप बातचीत कर रहे हैं वो एरिया अनहाइजीनिक है, गंदगी है वहाँ पर, बैड ओडोर, कुछ स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, डिस्टेंस फैक्टर, आप थोड़ा दूर दूर में हैं, सुन ही नहीं पा रहे हैं। तो ये सब हो गए एनवायरमेंटल बैरियर। अब इनसे कैसे बचा जाए या इन बैरियर को कैसे दूर किया जाए। बिफोर एस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन द नर्स शुड इंश्योर कंफर्टेबल पोजीशन, एडिक्वेट रूम टेम्परेचर एंड लाइटिंग फॉर द पेशेंट। कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के पहले आपको इंश्योर करना है, ये क्लियर करना है कि आप दोनों एक तो कंफर्टेबल पोजीशन में हो, एडिक्वेट रूम टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, नॉर्मल रूम टेम्परेचर होना चाहिए। लाइटिंग फॉर द पेशेंट, रोशनी रहे रूम में। पेशेंट एनवायरनमेंट मस्ट बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम बैड ओडोर, पेशेंट का जो एनवायरनमेंट है वो साफ़ सुथरा हो, कोई स्मेल बदबू वहाँ पर नहीं आ रही हो। फॉर कम्युनिकेशन टू बी इफेक्टिव बोथ नर्स एंड पेशेंट शुड मेंटेन ऑप्टिमम डिस्टेंस। अब कम्युनिकेशन अच्छा हो इसके लिए सही डिस्टेंस होना जरूरी है, ना बहुत ज़्यादा पास में ना बहुत ज़्यादा दूर, आपस में एक दूसरे को सुन पाएँ, समझ पाएँ, एक दूसरे के एक्सप्रेशन, हाव भाव देख पाएँ, इतना डिस्टेंस होना चाहिए। मेंटेन प्राइवेसी इन फिजिकल सेटिंग व्हेन शेयरिंग सेंसिटिव इशू कंसर्निंग द पेशेंट, दिस में इंक्लूड यूजिंग सेपरेट रूम और स्क्रीन। जब कोई सेंसिटिव इशू के बारे में बात हो रही हो तो वहाँ पर प्राइवेसी होनी चाहिए। पेशेंट जब आपको कुछ सेंसिटिव इशू बता रहा है, आपने एक अच्छा IPR क्रिएट किया है, आपका IPR तो क्रिएटेड है, बढ़िया है, वो आपको बताना चाहता है, लेकिन वो कंफर्टेबल होना चाहिए उस जगह से, एनवायरनमेंट कंफर्टेबल होना चाहिए। तो जब भी कोई सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात हो रही है तो ध्यान रखिए प्राइवेसी का। अब आप इसके लिए या तो सेपरेट रूम यूज़ कर सकते हैं
या फिर एक स्क्रीन, जैसे आपने देखा होगा ना, स्क्रीन मतलब क्या होता है कि एक वार्ड में जब आप जाएंगे ना, तो एक ग्रीन कलर का स्क्रीन होता है जिसमें नीचे वो पहिए लगे रहते हैं, उसको खिसका के हम पेशेंट के बेड साइड ले जाते हैं पेशेंट को कवर करने के लिए कि आसपास वाले बेड वाले उसको ना देख पाएँ, दैट इज़ स्क्रीन। तो या तो स्क्रीन का यूज़ करेंगे या फिर हम एक सेपरेट रूम का यूज़ करेंगे। साइकोलॉजिकल बैरियर्स देखते हैं क्या क्या है। शाइनेस और एम्बेरसिंग इन शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, डिस्ट्रेसिंग इमोशन, मिसपरसेप्शन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, प्रेजुडिस। तो अब पेशेंट और आप हैं। पेशेंट शर्मीला हो सकता है, उसको शर्म आ रही हो, एम्बेरसमेंट फील हो रहा हो अपनी इन्फॉर्मेशन आपको बताने में, देने में। डिस्ट्रेसिंग इमोशन, पेशेंट बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, रो रहा है, दुखी हो रहा है, जो भी कुछ भी हो सकता है। मिसपरसेप्शन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, हो सकता है हम गलत परसीव करें या पेशेंट गलत परसीव करे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए। प्रेजुडिस मतलब होता है पक्षपाती होना। तो ये होते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स। तो मेजर्स टू ओवरकम, कैसे इन बैरियर्स को दूर किया जाएगा। नर्स शुड एक्नॉलेज पेशेंट इमोशन एंड यूज अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन टेक्निक्स सच एज डिस्ट्रेसिंग इमोशन एज क्लियर एंड सिंपल वर्ड्स। तो पेशेंट के इमोशन का हमको ध्यान रखना है। अगर पेशेंट काफ़ी इमोशनल हो रहा है तो अप्रोप्रिएट तरीके से पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन करिए। सिंपल वर्ड में, मतलब कॉम्प्लेक्स टर्म यूज़ नहीं करिए जो पेशेंट को समझ में ना आए, क्योंकि जब कोई पर्सन इमोशन होता है और हम कुछ कॉम्प्लेक्स बात करते हैं तो उसको समझ में नहीं आती है। साफ और सिंपल शब्दों में पेशेंट से हमको बात करनी है अगर पेशेंट इमोशनल है तो। नर्स एंड पेशेंट शुड बी फ्री फ्रॉम फियर, एंजाइटी एंड कन्फ्यूजन। पेशेंट और नर्स दोनों इनकी जब कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे, बीच में ना डर हो, ना एंजाइटी हो और ना ही कोई कन्फ्यूज़न हो, एक दूसरे को क्लियर समझ पाएँ, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसपरसेप्शन नहीं होना चाहिए। नर्स शुड यूज़ थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक टू एनकरेज द पेशेंट। अब पेशेंट जैसे शाय है, एम्बेरसमेंट फील कर रहा है कि अपना कुछ निजी जानकारी, कुछ ऐसी जानकारी जो कोई किसी पर्सन को बताएंगे तो वो हंसेगा, इस प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन है लेकिन वो देनी है क्योंकि ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो हमको थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक का यूज़ करना है, पेशेंट को एनकरेज करना है कि वो अपनी प्रॉब्लम को शेयर करे, बताए। फिर नेक्स्ट है सोशल बैरियर्स, डिफरेंसेस इन सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। सामाजिक आदर्श, सामाजिक मूल्य ये अलग अलग हैं आपके और पेशेंट के। डिफरेंसेस इन सोशल स्ट्रेटा, सामाजिक सोशल स्ट्रेटा मतलब स्तर, या स्ट्रेटा मतलब होता है स्तर, सामाजिक स्तर ये भी अलग अलग है। मेजर टू ओवरकम, अभी जो सोशल बैरियर एक्चुअली क्या है कि जब भी आप सोशियोलॉजी पढ़ेंगे तो आप उसको फील करेंगे, महसूस करेंगे कि सोसाइटी में बहुत सारे अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं सोशल नॉर्म्स को लेके, सोशल वैल्यूज़ को लेके, जो भी सामाजिक आदर्श हैं, जो सामाजिक मूल्य हैं, उनको लेके अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। सामाजिक स्तर भी अलग अलग तरीके होते हैं जिनको हम सोशल स्ट्रेटा बोलते हैं। तो हम तो सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हमको इसके बारे में मालूम है और हमारे लिए चीज़ें कोई मैटर नहीं करती हैं। हमारे लिए पेशेंट और नर्स ये है कि जैसे हमने अपने ओथ टेकिंग भी की होगी ना, तो हम कलर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखेंगे जब भी हम हमारा जॉब करेंगे, काम करेंगे। लेकिन पेशेंट कई बार ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि वो हो सकता है हमसे अलग हों, उनका सामाजिक स्तर हमसे अलग हो, सामाजिक जो मूल्य हैं, सोशल वैल्यूज़ हैं या जो सोशल स्ट्रेटा है हमसे अलग हो, तो वो हमसे बात करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, खुद के लिए भी और पेशेंट के लिए भी कुछ थेरेप्यूटिक टेक्निक का यूज़ करेंगे ताकि पेशेंट को एक्सप्लोर करें और वो कंफर्टेबल हो हमसे बातचीत करने में। नर्स नीड टू रिस्पेक्ट सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, हमको सोशल नॉर्म्स और वैल्यू हैं, जो भी सामाजिक आदर्श हैं, जो सामाजिक मूल्य होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। रिस्पेक्ट करेंगे, आपके बिहेवियर में देखेगा, पेशेंट आपसे शेयर करेगा। सोशल स्ट्रेटा नीड टू बी कंसिडर्ड वाइल कम्युनिकेटिंग विद द पेशेंट। तो जो भी सामाजिक स्तर है
उस हिसाब से हम पेशेंट से बात, अलग अलग होते हैं ना ये भी, जैसे हम बात करेंगे कि मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, हाई क्लास है, इस करके बहुत अलग अलग सोशल स्टेटस होते हैं। तो उसका ध्यान रखें, उस हिसाब से पेशेंट के साथ हमको बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, ताकि पेशेंट अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर कर पाए। फिर सोशल बैरियर सोसाइटी से रिलेटेड था। अब है कल्चरल बैरियर। ये कल्चर यानी कि आपकी संस्कृति से रिलेटेड है, क्योंकि हम देखते हैं ना कि जो भारत है विविधताओं का देश है, यहाँ पर बहुत सारे कल्चर संस्कृतियाँ हैं। तो एक ये भी बैरियर भी है बातचीत करने में, कम्युनिकेशन करने में। एथनिक, रिलीजियस और कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, ट्रेडिशन, कस्टम, कल्चरल बिलीफ्स हो सकते हैं, हमारे धर्म जो हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, ये भी अलग अलग होते हैं। तो एक ये भी बैरियर आड़े आता है बातचीत करने में। मेजर टू ओवरकम एज परसेप्शन ग्रेटली डिपेंड ऑन द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ एन इंडिविजुअल। हम किसी से बात करते हैं तो उसके कल्चरल बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए ही, ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हम कॉन्शियसली ऐसा करते हैं, अनकॉन्शियसली हम जब क्या किसी से भी बातचीत करते हैं तो उसका कल्चरल बैकग्राउंड हमारे दिमाग में रहता ही है। नर्स शुड ड्यूली अंडरस्टैंड कल्चरल डिफरेंसेस एंड ट्रेडिशनल वैल्यू ऑफ पेशेंट वाइल प्रोवाइडिंग केयर। तो जब भी कोई पेशेंट को केयर प्रोवाइड करें या पेशेंट से आप बातचीत करें, कम्युनिकेट करें, तो उनके कल्चरल डिफरेंसेस को ध्यान में रखिए, उनकी जो भी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उनको ध्यान में रखिए। सेमेंटिक बैरियर, सेमेंटिक मतलब होता है अर्थ, यानी कि हम जो भी बातचीत कर रहे हैं, जो हम बोलना चाह रहे हैं, उसका सही अर्थ सामने वाला लगा पा रहा है कि नहीं, सही मतलब उसका निकाल पा रहा है कि नहीं निकाल पा रहा है, सेमेंटिक बैरियर। एक तो लैंग्वेज हो गया, फिर दूसरा है जर्गन यानी टर्मिनोलॉजी। अगर आप टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे पेशेंट से जब भी बातचीत करेंगे, मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे, उसको समझ में नहीं आएगा। लैंग्वेज अगर अलग अलग है एक दूसरे की तो समझ में नहीं आ सकता है, अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। फॉल्टी लैंग्वेज ट्रांसलेशन, यानी कि आप जो अलग अलग लैंग्वेज है और ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो गलत ट्रांसलेट कर लेते हैं, तो ये सेमेंटिक बैरियर होते हैं। कैसे ओवरकम करें? द नर्स शुड preferably communicate in the same language as used by the patient and avoid needless translation। पेशेंट की लैंग्वेज में ही हमको बात करना है, पेशेंट जिस भाषा में समझे उस भाषा में ही बात करें, कोई गैर जरूरी ट्रांसलेटर को साथ बीच में ना रखें। मतलब पेशेंट किसी और को बता रहा है फिर वो आपको समझा रहा है, तो नीडलेस ट्रांसलेशन उसको हटाइए। अगर आप और पेशेंट सेम लैंग्वेज में बात कर सकते हैं तो सेम लैंग्वेज में ही बात करिए। नर्स शुड इंश्योर दैट पेशेंट इज अटेंटिव वाइल कन्वेइंग एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। जब भी पेशेंट को कोई इन्फॉर्मेशन दें तो ध्यान रखें कि पेशेंट अटेंटिव है, वो आपकी बात ध्यान से सुन रहा है। द लैंग्वेज यूज्ड शुड बी सिंपल एंड इंक्लूड मिनिमम टेक्निकल jargon। जो भी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं पेशेंट को समझाने के लिए, बताने के लिए, वो एकदम सिंपल होना चाहिए। एंड इंक्लूड मिनिमम टेक्निकल jargon, यानी कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी का यूज़ कम से कम ही करें। जैसे आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो जैसे कई बार ऐसा होता है कि यहाँ से जो नागपुर है, महाराष्ट्र में पड़ता है, नागपुर का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। हम जब भी पेशेंट को लेके जाते हैं, फैमिली मेम्बर या जो भी है वहाँ पे अगर एडमिट हैं, हम जो डॉक्टर से बात करते हैं तो वो हमसे पूछते हैं हिंदी और मराठी और इंग्लिश, तो हम उनको बोलते हैं कि नहीं हिंदी में बताइए या इंग्लिश में बताइए, तो वो उस लैंग्वेज में ही हमको समझाते हैं, बताते हैं। ठीक है, तो ये सेमेंटिक बैरियर कैसे अवॉइड करें उसका एक एग्जांपल है कि पेशेंट जिस लैंग्वेज में है या जो लैंग्वेज वो समझ सकता है उस लैंग्वेज में ही हमको पेशेंट से बात करनी है। फिर नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर मतलब क्या होता है कि ये यहाँ पे आपकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, उस हॉस्पिटल की बात हो रही है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, तो वो भी एक बैरियर का काम कर सकता है। अगर बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो एक बैरियर भी आते हैं। जैसे आप किसी बहुत बड़े हॉस्पिटल में जाइए, एम्स वगैरह में जाइए, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि जाना कहाँ है, किससे बात करनी है, किसको दिखाएं, वही चीज़ है। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्गेनाइजेशन की क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, पॉलिसी हैं, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बड़ी है हायरार्की में। हायरार्की मतलब होता है क्रम, पहले किससे बात करें, फिर किसके पास जाना है, फिर किसके पास जाना है। साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होते हैं जिसमें पेशेंट अपनी बात नहीं बोल पाते हैं, नहीं बता पाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि बताना कहाँ पे है।
कैसे ओवरकम करें? ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी रूल रेगुलेशन मस्ट बी प्रो कम्युनिकेशन। जो भी रूल रेगुलेशन हो या बनाए जाएँ ऑर्गेनाइजेशन के, वो प्रो कम्युनिकेशन होना चाहिए, मतलब उसमें कम्युनिकेशन करना ईजी हो, बातचीत करना ईजी हो पेशेंट के लिए। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मस्ट बी सिंपल एंड नॉन कॉम्प्लेक्स फॉर स्मूथ कम्युनिकेशन। और जो भी स्ट्रक्चर बनाएंगे वो एकदम सिंपल हो, कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी ना हो, ताकि कम्युनिकेशन स्मूथ तरीके से हो पाए। डिसेंट्रलाइजेशन एज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रमोट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन एक ये मैनेजमेंट या मैनेजरल प्रोसेस है, मैनेजमेंट सब्जेक्ट की एक टर्म है। इसमें होता क्या है कि एक होता है सेंट्रलाइजेशन, कि जो मेन व्यक्ति है सेंटर में उससे ही बात करो। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, हम अथॉरिटी डिवाइड कर देते हैं ताकि आप किसी लोअर लेवल पर भी किसी से बातचीत करके अपनी बात आगे तक भेज पाएँ। तो डिसेंट्रलाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रमोट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जितना डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उतना कम्युनिकेशन अच्छा होता है, उतनी बातचीत अच्छी होती है। अब लास्ट है कम्युनिकेशन प्रोसेस रिलेटेड बैरियर। कम्युनिकेशन प्रोसेस से संबंधित कौन कौन से बैरियर हैं? तो अनक्लियर एंड कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेज, मैसेज जो आपने दिया है वो क्लियर नहीं है, कॉन्फ्लिक्टिंग है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि एक शब्द है रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो, शब्द तो वही है लेकिन मतलब तो दोनों का अलग अलग हो जाता है। एक तो रोको मत जाने दो मतलब उसको रोक लो, मत जाने दो, और दूसरा क्या है, रोको मत जाने दो, रोको मत उसे, उसको जाने दो। शब्द वही है लेकिन इनका मैसेज एकदम अपोजिट है। तो एक ये प्रोसेस भी हो जाता है कि अनक्लियर है, कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेज है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या बोला गया है। यूज़ ऑफ इनएप्रोप्रिएट चैनल, या जिस माध्यम के थ्रू आपने मैसेज भेजा है वो माध्यम सही नहीं है। लैक ऑफ और पुअर फीडबैक। कम्युनिकेशन प्रोसेस आपने देखा था कि सेंडर रिसीवर को मैसेज भेजता है, फिर वो फीडबैक भेजता है, तो या तो उन्होंने फीडबैक ही नहीं भेजा या सही से नहीं भेजा, पुअर फीडबैक रहा। ताकि पुअर फीडबैक रहेगा या लैक ऑफ फीडबैक रहेगा तो आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे, फिर दोबारा फीडबैक नहीं दे पाएंगे। तो ये कम्युनिकेशन प्रोसेस रिलेटेड बैरियर है, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस थी उससे संबंधित बैरियर है। जैसे कि कई बार आप देखेंगे कि आपको भी एक गाइडेंस दे रहा हूँ कि हमको जब ऑर्डर मिलते हैं हॉस्पिटल में, जब आप काम करेंगे ना, तो पेशेंट की कंडीशन हम पेशेंट डॉक्टर्स को बताते हैं, टेलीफोनिक इन्फॉर्मेशन देते हैं उनको, तो वो वर्बली ऑर्डर देते हैं कि यार एक काम करो, ये कर दो, ये मेडिसिन दे दो या ये कर दो। लेकिन जब वो बोलते हैं, कई बार बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनका नाम एक जैसा होता है, प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है, अनक्लियर कॉन्फ्लिक्ट मैसेज हो सकता है। तो हमको क्या करना है, पेशेंट जो भी डॉक्टर है उनसे बोलते हैं कि सर रिटर्न में भेज दीजिए, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए लिख के, क्या है मैसेज है, अगर दूर है तो। वैसे तो जब नियम तो यही है कि जब पेशेंट की फाइल में डॉक्टर लिख दें कि ये मेडिसिन देना है, ये रूट से देना है या इतना डोज देना है, तभी आप दें। क्योंकि इन फ्यूचर अगर पेशेंट को कुछ इशू होता है, पेशेंट की डेथ होती है, कुछ भी होता है, तो एक आपका सेफ साइड होता है, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है कि आपने तो दिया, आपने अपनी मर्जी से नहीं दिया, आपको ऑर्डर था इसलिए आपने वो मेडिसिन दिया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अनक्लियर कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेज, ये कम्युनिकेशन प्रोसेस बैरियर है। सही चैनल का यूज़ नहीं करना, जो भी मैंने बताया ना, वर्बली अगर अपन बात कर रहे हैं, कोई मेडिसिन का नाम ले रहे हैं तो वो आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि उसी सेम प्रोनाउंसिएशन के 2-3 मेडिसिन हैं, तो वर्बली उसके बारे में बात ना करिए, मतलब बोल के ना बात करिए, आप रिटर्न में करिए, ताकि रिटर्न में जो भी ऑर्डर मिलेगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा, वो क्लियर चैनल हो जाएगा। फिर लैक और पुअर फीडबैक। लैक और पुअर फीडबैक मीन्स जब आप कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, सामने वाला रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं दे रहा है, उससे संबंधित है। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस रिलेटेड बैरियर्स से कैसे ओवरकम करेंगे। नर्स शुड कम्युनिकेट इन क्लियर सिंपल लैंग्वेज विद द पेशेंट। पेशेंट के साथ क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में हमको बात करना है। नर्स शुड सेलेक्ट अप्रोप्रिएट चैनल फॉर कम्युनिकेशन। जिस भी माध्यम से आप बात कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, सही होना चाहिए। नर्स शुड इंश्योर प्रॉपर फीडबैक फ्रॉम द पेशेंट।
और साथ में इंश्योर करिए कि जो बात आपने बोली है रिसीवर यानी कि पेशेंट तक पहुंच गई है और वो आपको प्रॉपर फीडबैक दे रहा है आपकी बात सुन के समझ के, फिर उसको आप रिप्लाई करेंगे। तो ये हमने IPR समझ लिया है। अब नेक्स्ट या लास्ट क्लास में हम सर्वाइवल स्ट्रेटजी अप्लाइंग सॉफ्ट स्किल और एक और बचा हुआ है यूज़ ऑफ सॉफ्ट स्किल इन नर्सिंग, ये बात करेंगे और इसके बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।